आप इतने गंभीर, इतने सीरियस दिखते हैं, तो क्या मतलब बचपन से ही ऐसे हैं या ऑफिसर बनने के बाद ऐसा एटीट्यूड आपको लाना पड़ा? कुछ बनावटीपन नहीं है, जो है बस जैसा हूँ दिखता हूँ, हंसता भी हूँ, अच्छा। गंभीर भी रहता हूँ। आईपीएस बनने का जुनून मतलब कब से ऐसा सवार हुआ? मैंने सुना कि पुलिस का डिप्यूटेशन हो गया है, जिला प्रशासन ने रोक लगा दी, और उस समय तभी मन में लगा था क्यों ना कुछ ऐसा बाद में मैं भी बनूं जिसमें मैं यदि आदेश करूं तो कुछ हो सके, काम हो सके। तो ऐसी कोई बदमाशी मतलब बचपन की जो आपको याद हो अभी भी और लगता हो कि ये क्या किया था उस टाइम? फुफेरी बहन थी, उनकी शादी थी, और जैसा कि गांव में होता है ना, बारात आते हैं बाराती, और उसमें लोग कुछ पौधा होता है जिससे खुजली होती है। अच्छा। तो बदतमीजी की थी। अच्छा, वो लोग कुछ बदतमीजी किए उसका थे, बदला देना था। बिहारी होने की वजह से कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कम हाका गया हो, आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम मिला हो? अचानक घर से फोन आया कि घर नहीं आना है, लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है बेगूसराय। हाँ, वो आज पटना घूम लीजिए, जितने भी होर्डिंग्स लगी होंगी आप देखेंगे महापुरुषों के फोटो भी लगे हैं, और नीचे में निवेदक होंगे किसी जाति के संगठन। हाँ जी, ऐसे में महापुरुषों को भी हमने जाति में बांट दिया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शख्स जिनके लिए नौकरी सिर्फ सेवा नहीं बल्कि एक संकल्प है। बिहार के तेज तरार और काबिल आईपीएस ऑफिसर जिनकी सोच में परिवर्तन का चिराग और दिल में बिहार को बदलने की जिद है, विकास वैभव सर। नमस्कार सर, मैं निकेता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज़ हाट के पॉडकास्ट में। जी नमस्कार सर। वैसे सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन सर सबसे पहला मेरा प्रश्न है, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कब से, कि आप इतने गंभीर, इतने सीरियस दिखते हैं, तो क्या मतलब बचपन से ही ऐसे हैं या ऑफिसर बनने के बाद ऐसा एटीट्यूड आपको लाना पड़ा? मतलब क्या है ये? देखिए, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब इनफैक्ट बचपन से भी बड़ा सीरियस सिंसियर ऐसा ही रहा था। कुछ बनावटीपन नहीं है, जो है बस जैसा हूँ दिखता हूँ, हंसता भी हूँ। अच्छा। गंभीर भी रहता हूँ। मतलब बचपन से ही मतलब इसी सीरियस टाइप से गंभीर? कहीं मन में कुछ बचपन से एक संकल्प जगा हुआ है, कुछ करना चाहिए देश के लिए, और उसी दिशा में चलता जा रहा हूँ। तो जो भी अभी तक की यात्रा रही है उसी दिशा में रही है, आगे भी उसी यात्रा में उसी दिशा में चलने की इच्छा है। सर, तो मतलब बदमाश तो लेकिन सारे बच्चे होते हैं, तो वो तो आप भी होंगे ही। तो ऐसी कोई बदमाशी मतलब बचपन की जो आपको याद हो अभी भी और लगता हो कि ये क्या किया था उस टाइम पे, या हंसी आती हो या अफसोस आता हो कि ये नहीं करना चाहिए था, ऐसी कोई बदमाशी याद हो? देखिए, शरारत तो हर बच्चा करता है। तो एक बचपन का पार्ट होता है। मुझे याद आता है, हम लोग की एक चचेरी बहन है, उनकी फुफेरी बहन थी, उनकी शादी थी, और जैसा कि गांव में होता है ना, बारात आते हैं बाराती, और उसमें लोग कुछ चुटकुले सुनाते हैं, कुछ मजाक करते हैं। तो उसमें एक पौधा होता है जिससे खुजली होती है। अच्छा। तो पता चला था कि जो पहले लोग गए थे तिलक में या उस प्रकार से, तो उसमें लोगों ने कुछ बदतमीजी की थी। अच्छा, वो लोग कुछ बदतमीजी किए थे, उसका प्रतिक्रिया देना था। तो हम लोगों ने खोज किया अच्छे से, उसका काफ़ी कलेक्शन करके रखा था, लेकिन उसमें किसी ने खबर कर दी बड़ों को घर के, और पता चल गया। तो हम लोग कर नहीं पाए, बट वो एक बड़ा इंसिडेंट था जो हम लोग सुन के बड़ा रोमांचित होते थे कि अगर बारात आएगी और उसमें ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो मज़ा आ सकता था। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आज भी सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो हंसी आती है कि क्या कर रहा था उस समय। बिल्कुल जी सर, तो मेरा अब आपसे सवाल है, सबसे पहला सवाल सर, कि आपकी पढ़ाई मतलब कहाँ से हुई, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई और कैसे हुई? मतलब देखिए, मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब करते थे, 2013 में सेवानिवृत्त हुए, अब नोएडा में रहते हैं। तो पिताजी की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई वहीं मेरी स्कूलिंग भी हुई, और एक बार कॉलेज में आ गए तो IIT कानपुर से मैंने पढ़ाई की। स्कूलिंग की यदि मैं बात करूँ तो 7 अलग अलग स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ। 7 अलग अलग स्कूल्स में, और इनफैक्ट सबसे जो लंबा समय था सेंट पॉल स्कूल था बेगूसराय में, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में, वहीं पढ़ा। 9th भोपाल में था, 10th में दिल्ली में था, 11th-12th में दिल्ली में था। अच्छा, तो मतलब इतने सारे स्कूल चेंज किए सर? मतलब पिताजी की पोस्टिंग होती गई, पोस्टिंग की वजह से हर जगह चेंज करने। ओके। लेकिन उससे अच्छा ये हुआ कि अब कहीं भी परिस्थितियाँ बदलती हैं तो मैं विचलित नहीं होता हूँ। कई बार होता है ना, व्यक्ति को लगता है इस पद पर रहना चाहिए, अचानक ट्रांसफर हुआ तो विचलित हो गए। तो उन चीज़ों से मैं एडजस्ट करने में बड़ा अच्छा हूँ। कहीं भी कुछ परिवर्तन होता है तो मैं एडजस्ट कर जाता हूँ, और उसमें देखता हूँ पॉजिटिव क्या है। जैसे कई बार स्कूल में जब चेंज होता था तो पिछले स्कूल में बड़ा अच्छा कर रहा था, नए स्कूल में गया तो कोई मुझे पहचानता ही नहीं था, दोस्त भी नए बने, टीचर्स भी नए थे, लेकिन उसमें स्वयं को स्थापित करना, स्वयं को सिद्ध करना बड़ा चैलेंजिंग था, और उसको मैं कर सका। तो इसीलिए आज भी जीवन में किसी भी पद पर रहूँ, किसी स्थान पर रहूँ, उतना महत्व नहीं रहता। महत्व मेरे लिए रहता है कि उसमें अपना योगदान मैं किस प्रकार दे पा रहा हूँ,
स्वयं को सिद्ध कर पा रहा हूँ या नहीं उस पोस्ट पे। तो क्योंकि वो आपकी आदत सी हो गई थी हर जगह बदलना, तो अभी भी अगर आपको वैसा कोई चैलेंज आता है सामने तो आप इजीली फेस कर पाते हैं। बहुत अच्छा सर। तो आगे आपको मतलब आईपीएस बनने का जुनून मतलब कब से ऐसा सवार हुआ, कब से सोचे आप? देखिए, बातें यदि मैं कहूँ आईपीएस बनने की या सिविल सेवा में आने की, तो बहुत बचपन में कई बार मैंने साझा भी किया है। मेरा ननिहाल पड़ता है समस्तीपुर के पास, एक गांव है पचपे का, उसके पास एक ऐतिहासिक स्थल है पांडव स्थान, जिसको पांड भी कहते हैं। उसमें पता चला कि कुछ अवशेष मिल रहे हैं और लूट मच गई। कोई सिक्के खोज रहा था, कोई ज्वेलरी खोज रहा था, कोई ईंटें ही ले जा रहा था। और तब मैं 7th में जस्ट शायद पास आउट हुआ होऊंगा, और मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। हजारों साल का इतिहास दबा हुआ है, लोग उसको इस प्रकार से ले जा रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मुझे याद है, मुझे नींद भी नहीं आई थी कि ऐसा इसको कैसे रोकूंगा, जिसको समझा रहा हूँ कुछ समझने को तैयार नहीं है। और तब अचानक अगले दिन मैंने सुना कि पुलिस का डिप्यूटेशन हो गया है, जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। और उस समय तभी मन में लगा था क्यों ना कुछ ऐसा बाद में मैं भी बनूं जिसमें मैं यदि आदेश करूं तो कुछ हो सकता है, काम हो सके। और तो ये बहुत बाल्यकाल में थी। उसके बाद 9th में भोपाल गए थे पिताजी की पोस्टिंग के बाद। बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, तो अभी तक तो बिहार में थे, उससे पहले आसाम में जब थे तो उस समय किसी ने बिहारी बोल के चिढ़ाया नहीं था। लेकिन भोपाल में जब लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया तभी मन में संकल्प जगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया। इतिहास को जब पढ़ता, उस समय चाणक्य की सीरियल आता तो उसको देखता, आसपास के स्थलों पर घूमता तो बिहार के अवशेष मिलते, पता चलता कभी सम्राट अशोक भेजे गए थे यहाँ पर गवर्नर बना के। और मन में संकल्प जन्म ले रहा था कि अपने जीवन काल में कुछ करना चाहिए जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। तो उस समय तो क्या करते, 9th में अच्छे से पढ़े, क्लास के टॉपर हुए। जो बच्चे पहले मजाक बनाते थे उनके मन में एक सम्मान का भाव जगा, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। यात्रा चल रही थी, पिताजी की पोस्टिंग हो गई दिल्ली। तो दिल्ली जब आए तो मतलब मुझे याद है, एक 10th हुआ, उसके बाद 11th-12th में आईआईटी की तैयारी में करने लगा। और 97 में पहली बार जब मैंने आईआईटी की परीक्षा दी तो पेपर लीक हो गया, और लीक का केंद्र बिहार था। तो एक झटका लगना था, दूसरा झटका तो बिहार से लगा। और मन बड़ा विचलित हुआ कि बिहार को क्या हो गया है, क्यों पेपर लीक भी हो रहा है, बिहार से ही क्यों हो रहा है। और तब खैर दोबारा तैयारी हुई, परीक्षा फिर से हुई, आईआईटी कानपुर पहुंचे। अंतिम जिसको मैं कहूँगा जिसने मेरे जीवन में बदलाव ला दिया, कानपुर जाने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद छुट्टियां थी, घर जाना था, तैयारी भी थी, टिकट भी था। अचानक घर से फ़ोन आया कि घर नहीं आना है, लगन का समय चल रहा, पकड़ के शादी होती है बेगूसराय। हाँ, वो बेगूसराय बहुत फेमस है ये। वो समय ऐसा था कि समझिए कि 1 महीना कैंपस में थे और घर जाने की इच्छा भी थी लेकिन जा नहीं पा रहे थे। और तब लाइब्रेरी में घूमते घूमते एक दिन बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ने लगे। भूमि बिहार थी, पूर्वज बिहार के थे, लेकिन सोच बड़ी अलग थी। वहीं से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया, जिसमें लगने लगा कि अपने जीवन को यदि सार्थक बनाना है तो भौतिक चीज़ों से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि आत्मिक संतुष्टि कैसे मिले। और तब मुझे लगा कि बिहार के बदलाव में यदि मेरा योगदान इस प्रकार का होगा कि मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूं, तो वास्तव में यही मेरे जीवन की सफलता होगी। और इसलिए नौकरी बाद में उस समय जर्मनी में भी लगी थी, एक कंपनी में भी लगी, लेकिन मन में संकल्प था कि क्यों ना सिविल सेवा में आऊँ और कम उम्र से ही एक नेतृत्व की क्षमता के साथ समाज में योगदान दे सकूं। बिहार को फिर से उसका 23 साल का था आईपीएस जब बना था, और उसके बाद से यात्रा लगातार चल रही है। और जब इस संकल्प के साथ आया था कि बिहार बदलना है, तो केवल अपने पद के दायित्वों तक ही सीमित नहीं रहा, उससे अतिरिक्त भी जो समय मिलता, खाली समय समाज से जुड़ता वो तो था। सभी लोग देख रहे हैं सर। बच्चों से जुड़ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, उनको बताना कि बिहार तब अग्रणी था तो कारण क्या थे। तो एक दिनचर्या का भाग मेरा बना रहा। और 2021 के बाद से मैंने उसको एक संगठित रूप में लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के नाम से स्थापित किया और लोगों को जोड़ने का आह्वान किया, जुड़ने का आह्वान किया, जोड़ने का प्रयास किया। और आज लाखों लोग उसमें जुड़े हैं। जी सर। 2,20,000 तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में सीधे रूप से जुड़े वॉलंटियर्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक दिशा में चल रहा हूँ, और जिस स्वप्न को लेकर बाल्यकाल से कभी बढ़ रहा था उसी को लेकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सर, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब क्योंकि आप बिहार से हैं, तो बिहारी होने की वजह से कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कम हाका गया हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम मिला हो क्योंकि आप एक बिहारी हैं? तो जैसा कि आप बोले कि लोग चिढ़ाते भी थे, तो मतलब कभी ऐसा लगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली हो क्योंकि आप बिहार से ही इस वजह से? अपॉर्चुनिटीज़ तो ईश्वर देते हैं, तो उसमें मुझे लगता है ईश्वर मेरे प्रति बड़े, आई वुड से ही वाज वेरी काइंड टू मी। जो भी मैं कर पा रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं। बहुत लोग नहीं चाहते जब आप कुछ अच्छा करो, आपके पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन में संकल्प का बना रहना और उसके साथ चलते रहना ईश्वर की ही कृपा है। क्योंकि जो भी कभी ऐसे संकट भी आए तो उससे निकलता गया हूँ और मन में संकल्प और सुदृढ़ ही हुआ।
बिहार के लोगों के प्रति कहीं ना कहीं एक दुर्भावना तो है, और इस दुर्भावना से जो भी व्यक्ति बिहार का है, जब बिहार से बाहर जाता है उसको एक अनुभव अवश्य होता है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक पक्ष को यदि हम देखें तो हम पाएंगे बिहार के लोग जब बाहर जाते थे तो उनका सम्मान एक शासक के रूप में होता था। शासन तो पहले यहीं से चलता था। सांस्कृतिक रूप में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे भारत की जो संस्कृति है उसमें बिहार का सबसे गहरा प्रभाव है। यदि लिपि की भी बात करें तो चाहे बांग्ला हो, उड़िया हो, असमीज हो, सब कहीं ना कहीं मिथिलाक्षर से निकले हुए हैं। और मगध की जो भाषा थी उसने हर संस्कृति को प्रभावित किया। मगध के नृत्य की शैली, जितने भी आज भारत में आप देखेंगे नाम अलग अलग हैं, आज उनको पहचान कर नहीं बता पाएंगे, बट थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो पाएंगे उसके अवशेष कहीं ना कहीं बिहार से ही निकलते हैं। बिहार भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही, औद्योगिक राजधानी रही, राजनीतिक राजधानी रही। लंबे समय से लोग बिहार को शासक के रूप में देखते थे। अचानक बिहार की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग बाहर जाते भी हैं तो डरते हैं कि कहीं ये सुनने को मिल जाए बिहारी। प्रवृत्ति तो थी हमारी शासन करने वाली, लेकिन आपस में जब संघर्ष करने लगे तो हम सबसे पिछड़ते चले गए। आज स्थिति ऐसी है कि बिहार की आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो बिहार विकसित हो रहा है। भारत में विकसित होने वाले राज्यों में हम द्वितीय पर हैं। 9.2% हमारा ग्रोथ रेट है यदि हम कांस्टेंट प्राइसेस पे जाएं, और करंट प्राइसेस पे जाएं तो 14.5%। सुनने में सपने जैसा है कि इतने तेजी से हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तो लगेगा कि हम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो 14 करोड़ पॉपुलेशन है, 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है, और पर कैपिटा इनकम केवल 5,028 रुपये एक बिहार के व्यक्ति की औसत महीने की है। जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में एक व्यक्ति 38,000 कमाता है, तेलंगाना में 29,000 कमाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में 23,000 कमाता है, आंध्र प्रदेश में भी 20,000 कमाता है। लेकिन बिहार में हम कमाते हैं केवल 5,000। और 5,000 को अगर इस ग्रोथ रेट के साथ हम देखें कि 15% से भी यदि हम बढ़ते हैं, अभी तो 9% से बढ़ रहे हैं, लेकिन 15% से भी यदि बढ़ेंगे, जो कि असंभव सा है, तो भी 5 साल बाद हम पहुंचेंगे केवल 10,000, और 10 साल बाद 2035 में हम पहुंचेंगे केवल 20,000, जहां से अधिकांश राज्य आज भारत के आगे हैं। अब सोचिए 10 साल बाद जहां बिहार पहुंचेगा पर कैपिटा इनकम में यदि 15% से बढ़ा, उससे तो दिल्ली आज भी आगे है। हाँ, फिर 38,000 है, उस टाइम तो वो कहाँ पहुंच। तो पलायन जो बिहार की दुर्दशा है, बड़ी संख्या में एक छोटे से रोजगार के लिए बिहार से लोग बाहर जाते हैं, कैसे रुकेगा? यदि तब भी ये डिफरेंशियल रहेगा तो आर्थिक रूप से बिहार को सुदृढ़ करना सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके प्रति कोई व्यक्ति आज सोच नहीं रहा जी। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको लगता है भाई हम इस जाति को खुश कर देंगे तो इससे हमारे इतने वोट आ जाएंगे, इस जाति के इस हिसाब से समीकरण से कैंडिडेट चुनेंगे तो हम जीत जाएंगे। बिहार का क्या होगा? बिहार की संख्या और दुर्दशा तो ऐसी है कि व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो पलायन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो और जब पलायन करेंगे तो जिस दुर्भावना के साथ आज लोग बिहारी को देखते हैं उसमें कमी नहीं आएगी, जब तक हम स्वयं को स्वावलंबी नहीं बनाते। और इसके लिए अपने क्षमता को जानना होगा। बिहारी में क्षमता कम नहीं है। जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाए थे, शासन कर रहे थे, विश्वविद्यालय बना रहे थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी। लेकिन आज उसी क्षमता को, ऊर्जा को हम क्यों लगा रहे हैं? आपस में संघर्ष करने में, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हर प्रकार का नए नए विचारधाराओं के नाम पर हम लड़ रहे हैं। ये हमारी मानसिकता को बदलना होगा। और बदलने के लिए बिहार में, जैसे आप देखेंगे मेरे जो अभियान में जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे किसी जाति का हो, उसको हम शिक्षित करें, स्किल्ड बनाने का कोशिश करें, और उद्यमिता की क्रांति, यूथ हमारे स्टार्टअप्स की ओर बढ़े। बड़े बिजनेसेस बिहार में स्थापित तभी होंगे जब यूथ उसकी ओर बढ़ेंगे। यदि हर व्यक्ति नौकरी ही चाहेगा तो सरकारी नौकरी तो 1% लोगों को ही दी जा सकती है, बाकी कहाँ जाएंगे? वही तो, उसके लिए क्या हम ट्रेन हो रहे हैं? सरकार की नीतियां हैं, स्टार्टअप पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन उसकी सफलता तभी होगी जब एक जन अभियान भी उस रूप में बने, लोगों के मन में भाव जगे कि बिहार के लिए आवश्यक है। लेकिन आज यदि आप देखेंगे तो आज पटना घूम लीजिए, जितने भी होर्डिंग्स लगी होंगी आप देखेंगे महापुरुषों के फोटो भी लगे हैं, और नीचे में निवेदक होंगे किसी जाति के संगठन। हाँ जी, ऐसे में महापुरुषों को भी हमने जाति में बांट दिया है। सोच आगे होनी चाहिए थी। वही प्राचीन बिहार की सोच देखिए, जातियां तो बिहार में तब भी थी, आज भी हैं, लेकिन तब यदि बिहार में हम देखते हैं तो जातिवाद ऐसा अगर रहता तो आचार्य चाणक्य भी सोचते कि हम तो अपनी जाति के युवक को खोजेंगे, तो चंद्रगुप्त महान कहाँ मिलते? तो क्षमता को पूजने वाली भूमि थी तो चंद्रगुप्त भी आए, क्षमता को पूजने वाली भूमि थी तो नंदवंश का भी उदय हुआ, सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, वैशाली स्थापित हुई, विश्व का प्रथम गणराज्य था जो जाति के आधार पर नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों से पूरे उत्तर बिहार में
7,707 गणराजा चुने जाते थे, और तब जाकर वैशाली के संथागार में बिना विवाद के, सोचिए कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति को चुनते होंगे। तो हम मिलजुल के चलने वाले लोग थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाले लोग थे, तभी तो अफगानिस्तान के पार तक जोड़ पाए। लेकिन आज तोड़ने वाले हो गए हैं। कारण लोग नहीं है, लोगों की प्रवृत्ति वैसी नहीं है। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो समाज पर हावी हैं, प्रभावित करते हैं, और ऐसे तत्व अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाते हैं। ऐसे तत्वों से हमारे युवाओं को सावधान होना होगा, और तभी जो 9 करोड़ युवा हैं, इनको यदि अगले 2 दशकों में बिहार में रोजगार देना है, तभी तो बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक बनेगा। जी बिल्कुल। इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, और इसके लिए क्रांति चाहिए। अगर सीधे रेट से ऐसा चल रहा है, उससे तीव्रता से भी बढ़े, 15% से भी बढ़े, 10 साल में कुछ होता हुआ दिखता नहीं। लेकिन यदि अपने यूथ को स्किल्ड बना सकें, उनमें इस प्रकार के गुण दे सकें कि कुछ नया क्रिएट कर सकें, बड़ी संख्या में थॉट लीडर्स बना सकें जो कुछ नया करने की क्षमता रखते हो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, कितना प्रमोट हो रहा है बिहार सरकार तो बिहार में रहते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए यदि हम वैश्विक पटल पर कुछ नया कर पाते हैं, तभी बिहार का उद्धार होगा। और इसके लिए हम सभी को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर क्षेत्र में तैयारी करनी होगी। जी सर, अगला सवाल है कि जैसे बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की, मतलब आईपीएस आप बने तो उसकी तैयारी कहाँ से कैसे शुरू हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है सुनने का, तो ज़रा ये बता दीजिए। देखिए, मतलब अपनी क्षमता में मेरा सदैव विश्वास रहा है, और उसका कारण कहीं न कहीं वेदांत की दृष्टि है, जो बताती है कि हर व्यक्ति में वही गुण विद्यमान है जो ईश्वर में है। आपके जैसे मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। मतलब ईश्वर का अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है। तो ईश्वर का अंश यदि विद्यमान है तो ईश्वर के गुण भी विद्यमान होंगे, क्योंकि ईश्वर के गुण इनफाइनाइट है। उसका एक अंश भी यदि आप में आ गया तो इनफाइनाइट ही आपका गुण। तो दिक्कत क्या है कि हम लोग अपने गुण को जानते नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को कठिन मानता हो, उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी, क्योंकि ईश्वर ने सारी क्षमता तुमको दे दी, पूरी सृष्टि को संचालित करने की क्षमता तुम्हारे पास है, लेकिन तुम अपने आप जागते नहीं हो। तो मैं इस रूप में जब देखता था, सोचता था, चिंतन करता था, तो मुझे किसी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था, पहले अटेम्प्ट में आया था, 574 मेरी ऑल इंडिया रैंक थी, और उस समय करस्पॉन्डेंस कोर्स एक आया करता था, उसी को पढ़ के मैं सेलेक्ट हुआ था। यूपीएससी की भी जब मैंने तैयारी की थी, कोई कोचिंग इस प्रकार से क्लासरूम में जाके मैंने नहीं की, किताबों को पढ़ा। मेरे मन में एक चुनौती हमेशा रहती थी कि यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मैं सोचता था कि किसी व्यक्ति ने तो लिखा है, उसको लिखने में कितना परिश्रम लगा होगा, और यदि कोई व्यक्ति किताब लिख सकता है तो मुझ में बुद्धि इतनी कम तो नहीं कि मैं उसको समझ नहीं सकता। इसी चुनौती के साथ मैं वैसे चैलेंज पढ़ता था, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोई सब्जेक्ट हो। जब इस रूप में देखता कि ये भी किसी इंसान ने ही लिखा है और मैं भी एक इंसान हूँ, ईश्वर ने क्षमता मुझे भी कम नहीं दी है, मैं समझ सकता हूँ। एंड दैट कॉन्फिडेंस वाज मेड मी कैपेबल इनफ कि मैं उसको समझ सकूँ। तो सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा, यदि आप करना कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्षमता आप में है। कई बार हमको लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे बस का तो ये है ही नहीं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, पहले सबसे बड़ी संख्या में लोग हैं, शुरू ही नहीं करेंगे। मध्यम, मिडिल कैटेगरी, त्यजते बीच में, देख विषम संयोग, शुरू किए छोड़ दिए। जब आईआईटी की मैं तैयारी करता था, बहुत लोगों ने साथ में किया था, कुछ समय के बाद लोगों ने छोड़ दिया, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में शिफ्ट हो गए। उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। तो मन में यदि आपकी डिटर्मिनेशन है कि करना ही करना है, स्वप्न बड़ा है और पूरी प्रतिज्ञा है आपकी करना है, सफलता जरूर मिलेगी। सर, तो इसके लिए जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ना होता है, 14-14 घंटे ऐसे लोग पढ़ते हैं, तो क्या कितनी सच्चाई इस बात में? मतलब 5-8 घंटे भी मतलब ठीक है, या 12 घंटे सच में पढ़ना पड़ता है? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, कंपटीशन है ना, यदि आप नहीं करेंगे, दूसरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको असर तो पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि 12 ही घंटे पढ़ना है। यदि आप, जैसे मैं बताऊं तो फिजिक्स में जैसे एक कॉन्सेप्ट था शुरू में, रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसको समझने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन मुझे याद है, लगभग 3 दिन लगातार मैं जिद के साथ बैठा रहा किताब के साथ कि अभी और कुछ नहीं पढ़ूंगा जब तक इसको मैं समझ नहीं लेता। तो उसको जब समझ लिए तो उसके बाद बाकी जितने कॉन्सेप्ट थे फिजिक्स के, उसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो आप एक तरीका सीख जाते हो पढ़ने का, और समय का कैसे उपयोग करना है। जब सीख जाते हो तो आपको जो चीज़ें किसी को 16 घंटे लगते होंगे, आप शायद 3 घंटे में समझ जाते हो। लेकिन उस प्रक्रिया को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 16 घंटे भी पढ़ना होगा, और समय तो वही है।
अगर परीक्षा आपको 2 साल बाद देनी है, 1 साल बाद देनी है, दिन भी चिन्हित हैं, घंटे भी चिन्हित हैं, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना होगा। उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे बीच में, उसके लिए भी तैयार रहना होगा कि अचानक कुछ हो गया और अचानक घर में कोई बीमार पड़ गया तो आपको भी तैयार रहना। तो आपको सारी चीज़ों को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए और समय समय पर प्लान को चेक भी करना चाहिए कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई, जो प्लानिंग की, प्लान अक्सर फेल होते हैं। हाँ जी, ये हम लोग भी बचपन में बहुत लेकिन बार बार करते 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 आप फिर आप सीख जाते हो कि प्लान भी ऐसे बनाओ कि फेल भी होते हैं तो भी आपकी प्लान चल जाए, वैसा प्लान बनाओ। मतलब ऐसा। सर वैसे आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे होती है और आपको वहाँ पे मतलब उसका सबसे खास क्या लगा, कुछ एक्सपीरियंस वैसा शेयर कीजिए उस ट्रेनिंग का। देखिए मैं तो बड़ा पढ़ाकू था, 9th में मैंने बताया कि बिहारी बोल के चिढ़ाया गया तो खूब पढ़ने लगे कि टॉप करना है, तो खेल कूद तो 9th से ही बंद हो गया था। 10th में आए तो लगा कि 10th में बड़ा अच्छा करेंगे। 11th 12th भी ऐसे ही थे। पिताजी ने जब पोस्टिंग दिल्ली हुई तो रहते हम लोग नोएडा में थे, स्कूल दिल्ली में था, कोचिंग में नहीं करता था, लेकिन स्कूल जाने जाने में ही बस से मुझे सुबह 2 घंटे लगते थे आने जाने में और आने में भी 1 घंटा लगता था। 3 घंटे मेरे बस में बीतते थे, तो ऐसे में थक भी जाते थे। तो पढ़ाई जो करना होगा समय तो वही है, तो काफ़ी संघर्षपूर्ण समय रहा और इसी समय का सदुपयोग मैंने किया, जो भी कर सकता था करते हुए पहले अटेम्प्ट में आईआईटी में मैं सेलेक्ट हुआ था। आईपीएस की ट्रेनिंग में जब गया तो खेल कूद तो मैं बहुत समय से नहीं कर रहा था। अचानक सुबह 5 बजे उठना था, 5:30 बजे परेड के लिए जाना था, तो बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। और जब कभी दौड़े ही नहीं थे, जब पहली बार क्रॉस कंट्री की दौड़ हुई थी तो उस समय हम लोग के बैच में लोग 56 लोग थे जी। और 10 किलोमीटर की रेस में मेरी पोजीशन आई थी 52। पीछे 3 महिलाएं थी और एक और थे जो शायद थे, तो कभी दौड़े ही नहीं थे, लेकिन एक चैलेंज था कि इसको करना है। तो मैंने फिर प्रैक्टिस करनी जब शुरू की तो विदिन 3 मंथ्स 3 महीने बाद अपने स्क्वाड का मैं टॉपर बन गया। मुझे भी नहीं पता था मैं इतना अच्छा दौड़ सकता हूँ और जब पास आउट हो रहे थे तो अपने बैच में 5वीं पोजीशन पे था। तो आईपीएस के चैलेंज जो ट्रेनिंग हुई उसमें मैंने यही देखा कि शारीरिक क्षमता भी हमारी असीम है यदि हम अभ्यास करते हैं। यदि हम छोड़ देंगे शरीर को तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी शरीर में, जैसे मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ, आगे तक भी जा सकते, इतना तेज दौड़ सकते हैं जो इतना पीछे हो। दौड़े ही नहीं थे, लेकिन जब अभ्यास किया मैंने तो बैच के टॉप 5 में आ गए। तो इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ असीम क्षमता, तो असीम क्षमता न केवल मानसिक है, शारीरिक रूप से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। तो आईपीएस की ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ इस रूप में सीखा कि यदि कोई चैलेंजिंग चीज़ें आपको दिखती हैं उसको एक चैलेंज के रूप में आप लीजिएगा तो आप सफल होंगे। और वो तो आपने जैसा बताया आपके स्टोरी में कि आप बचपन से ही वैसे थे कि मतलब चैलेंजेस को एकदम एक्सेप्ट करना, लेना। तो जब मैंने देखा कि मैं दौड़ने में सबसे पीछे आ रहा हूँ तो मैं शाम में थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ा करता था कि भाई अगली बार जब कंपटीशन होगा। और एक बार जब 3 महीने बाद कंपटीशन हुआ सबसे आगे मैं ही था, मुझे पता ही नहीं चला अचानक ये नई स्पीड कहाँ से आ गई। तो चैलेंजिंग रहा था मेरे लिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मैंने कभी नहीं की थी, लेकिन मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा। और ट्रेनिंग के बाद ही उसकी आवश्यकता, जब फील्ड में आते हैं तो बड़ा हेक्टिक भी है, रिगरस भी है, और कई बार ऐसा होता है कि एक बार घर से निकलते हो 3-4 दिन बाहर रहते हो। बहुत सारे ऑपरेशन नक्सल एरियाज में मैंने किए, तो ट्रेनिंग का ही असर था कि उसको हम सस्टेन कर पाए। जी। और आज भी आप देखते होंगे कि लेट्स इंस्पायर बिहार में 5 दिन तो ऑफिस में रहता हूँ और सैटरडे संडे पूरे बिहार में घूमता रहता हूँ। तो ये जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ही उसका एक प्रभाव कह सकते हैं कि आदमी सस्टेन कर पा रहा है बिना किसी स्ट्रेस को लिए। सर तो मतलब जैसे कि आपके बहुत जगह पे आप गए हैं कि इतनी सारी जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई होगी, तो सबसे यादगार पोस्टिंग की इस जगह का ये चीज़ अभी तक याद है, और सबसे खास पोस्टिंग, सबसे यादगार पोस्टिंग कोई ऐसी जगह? देखिए यादगार तो सभी पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन उसमें भी एसपी के रूप में जो पहली पोस्टिंग मेरी बघा हुई थी वो अभी भी उस रूप में बहुत याद इसलिए करता हूँ। कहीं ना कहीं पटना से गया था, पटना में सिटी एसपी था, यहीं से पोस्टिंग हुई थी और बड़ा इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से मैं पहुंचा था। 4 किसानों की हत्या हो गई थी और रात में ही आदेश मिला था कि आपको रात में ही जाके ज्वाइन करना है। मैं तो चाहता था सुबह जाता आराम से, लेकिन रात में ही कहा गया था, जाड़े की रात थी और पटना से 1 दिसंबर को 2006 में ट्रांसफ़र हुआ था और रात के 1 बजे यहाँ से निकला था। जाना था मोतिहारी, पहुँच गए सीतामढ़ी, रास्ते में फॉग था तो ड्राइवर को भी रास्ता ठीक से पता नहीं था, कोई दिखा भी नहीं रोड पे, जीपीएस था नहीं उस समय, गूगल वाला भी नहीं आता था। तो खैर सीतामढ़ी से थोड़ा पहले कट लिए और अगले दिन में 3 बजे बघा पहुंचे थे, रात के 1 बजे चले हुए। और बघा जब पहुंचे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि नया एसपी आ रहा है, यंग एसपी आ रहा है और ऐसा कुछ होगा। और इच्छा तो मेरी उस समय उस प्रकार की पटना में थे, अचानक बघा पहुंचे थे, अजीब सा झटका लगा था कि अचानक पहुंचे हैं। लेकिन
धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। पटना में उस समय किडनैपिंग्स होती थी तो दिन रात सो नहीं पाते थे, लेकिन बगहा में जब किडनैपिंग्स के बारे में मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को उस समय बताया था तो यहाँ से रिस्पॉन्स बड़ा ठंडा था। अरे बगहा में तो होता ही रहा है, होता ही रहता है। लेकिन मन में ये भाव था कि मैं तो बिहार बदलने आया हूँ। हाँ। और बगहा में यदि मैं भी मान लूँ कि ऐसा होता ही रहता है तो बदलेगा फिर कौन? क्या, हाँ, कैसे होगा? तो आई फिर? मस्ट टेक ऑन दिस चैलेंज एंड आई मस्ट सी कि चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। और तब उस पहले जो इंडिपेंडेंट टेन्योर था मेरा एसपी का, उसको मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया। हो सकता है लोगों ने पहले नहीं किया होगा, बट मुझे एक ईमानदार प्रयास करना चाहिए। लोगों से बात करने लगे तो दो चीज़ें सामने आई। एक आया कि गन्ने की खेती होती है, बहुत करीब 320 एकड़ गन्ना चिन्हित हुआ जिसमें डकैत गन्ना लगाया करते थे। साथ में ये बात आई कि लोग मान चुके हैं कि हाँ अपराध समाप्त नहीं होगा। ये और बात ऐसे ही करने पर रहेगा। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। बड़ी उल्टी बात हो गई। तो इसको कैसे असर इसका कैसे हटाया जाए। तो पहले तो मैंने यही किया कि जो गन्ने का खेत था जो अवैध था उस पर हम लोगों ने पुलिस पोस्ट लगाए और कटवाना शुरू किया। 2006-07 में करीब 25 लाख से अधिक राशि सरकार के खजाने में जमा हुई जो आम सामान्य तौर पर डकैतों के पास जाती। तो आर्थिक रीढ़ पर हमने हमला कर दिया था। मुठभेड़ें भी हुई, कुछ डकैत मारे गए। लेकिन असली फर्क तब पड़ा जब एक एक परिवार से बात करके हमने कहा कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। भूमि का संदेश है परिवर्तन। जी जी। वो संदेश बड़ा स्वाभाविक है। तो यदि आप भी मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी। इस प्रकार की बात से जब हम लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट्स बड़े अस्टॉनिशिंग थे। 26 गैंग सरेंडर हुए और किडनैपिंग्स की संख्या 0 पर आ गई। और आज भी किडनैपिंग वहाँ बंद है। टूरिज्म पहले कोई सोचता नहीं था, लेकिन आज आप आराम से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों को देखने जा सकते हैं। उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी डर से नहीं जाते थे। तो एक परिवर्तन को मैंने अपने जीवन काल में सामने होते तब देखा जब इतिहास के संदेश को एक सही पर्सपेक्टिव में लोगों के साथ हम लोगों ने दिया और उसके रिजल्ट सामने आए। वैसा ही कुछ रोहतास में भी हुआ। जब बाद में गया तो रोहतास की स्थिति बड़ी विकट थी। 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 6 में डीएसपी शहीद हुए थे। प्रत्येक वर्ष अनेक पुलिसकर्मी मारे जा रहे थे और किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था। मुझ पर भी गोलियां चली। 3 सितंबर 2008 सोली की एक घटना है जिसको मैंने कई बार साझा भी किया है। और तब उसके बाद जब एक और घटना घटी उसमें एक पुलिस के जवान शहीद हुए, 2 जख्मी हुए। मन कहने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो एक बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने प्लान किया, नाम रखा विध्वंस, जिसमें कि संदेश था कि उग्रवाद को हम लोग नष्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन विध्वंस लॉन्च हुआ, करीब 3-3 रात 4-4 रात जंगल में जाके रहते थे, पैदल चलते थे, वहीं भोजन लेके जाते थे, गाँव के लोगों से बात करने लगे। ये स्पष्ट हो गया कि केवल गोली से तो बात नहीं बनेगी, लोगों से जुड़ना होगा। और तब लोगों से जुड़कर हमने पूछना शुरू किया कि भैया आप अपने क्षेत्र के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है। तो सब बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे। उन्होंने रोहतास किले को तब स्थापित किया जब ऐसे संसाधन नहीं थे। और हर प्रकार की बात अपने पूर्वजों के बारे में जब कहते तो मुझे लगा कि जो भाव है इनके मन में पूर्वजों के प्रति, क्यों ना इनको इसको अलग दृष्टिकोण से बताया जाए और कहा जाए कि पूर्वज जो तुम्हारे इतने अच्छे थे तो तुम में क्या कमी आ गई कि तुम्हारे कारण तरीके से उनका पर्सपेक्टिव चेंज किया। और फिर एनए अकबरी में लिखा था कि 200 से अधिक झरने हैं रोहतास में, बड़ा रमणीक स्थल है, घूमने का भी। इस बात को हम लोगों ने पकड़ा और कहा कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है और इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। और केवल यहीं तक नहीं रुके, आदिवासी युवकों को बुलाकर हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जब टूरिज्म की कोई बात भी नहीं करता था। तो इट वाज लाइक थिंकिंग बियॉन्ड। उसमें लोग पूछते थे भाई आप क्या कर रहे हैं वहाँ, तो टूरिज्म की कोई संभावना है ही नहीं, आप टूरिस्ट गाइड तैयार कर रहे हैं। तो मैं कहता था तुम आज की बात करते हो, मैं 25 साल बाद की सोचता हूँ। और आज आप देखेंगे उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि एक एक गांव में आदिवासियों ने उग्रवादियों का विरोध करना शुरू कर दिया और ऐसा विरोध किया कि उनको भी सरेंडर करना पड़ गया। स्थिति आज सामान्य है, रोहतास में कहीं उग्रवादी नहीं है। आप रोहतास किले पर किसी भी समय जा सकते हैं जहाँ 26 जनवरी 2009 को पहली बार हम लोगों ने तिरंगा लोगों के सहयोग से फहराया था। उससे पहले काले झंडे लहराते थे। तो परिवर्तन बहुत तेज़ी से संभव है यदि लोग जुड़ें, मन से जुड़ें और करने वाले का भाव निस्वार्थ हो। मेरा क्या स्वार्थ था, तो उसमें सीधी सी बात यही है कि यदि बिहार में मैं देखता हूँ एक बड़ा परिवर्तन संभव है, एक विकसित बिहार की ओर हम लोग तब बढ़ सकते हैं जब कुछ ऐसे प्रणेता, कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निस्वार्थ हों, बिहार को अपना सब कुछ देना चाहते हों, मिलकर जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर जुड़कर काम करें। और लेट्स इंस्पायर बिहार में ऐसे ही लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी जी सर, तो आपका तो आमना सामना भी क्रिमिनल्स लोगों से तो हुआ ही होगा, तो मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। क्या आपको लगता है कि अपराधी जो होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं पुलिस से?
मतलब क्योंकि देखिए, आपका अपराधी सामना जो तो भी होता है डरपोक होता है, चाहे सबसे बड़ा आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसके मन में एक भय होता है कि पुलिस पकड़ सकती है मुझे। तो ये तो बहुत स्पष्टता के साथ मैंने देखा है, जो भी गलत करता है ना, उसके मन में आप देखें कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस तो उसी में आता है जो सही कर रहा हो, भले उसको कहीं लगता हो कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन यदि जानता है कि सही कर रहा है तो बड़े बड़े लोगों से भी वो चैलेंज ले सकता है, कि उसके मन में ये कन्विक्शन है कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। अपराधी के मन में कभी नहीं होता। तो अपराधी हमेशा शस्त्रों का सहारा लेगा, कुछ डराने का काम करेगा। तो ये अनुभव भी रहा है, और इसको मैंने चाहे कोई अपराधी हो देखा, उसके मन में अंदर से ऐसा वो कोई मोरल खतरनाक शक्ति नहीं। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस अनुभव ऐसा नहीं रहा हो कि इस मामले में सबसे ज़्यादा आपको मतलब डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आया हो कि मतलब इस क्रिमिनल में, इस केस में ऐसा? देखिए, क्रिमिनल्स तो उनसे तो इंटरेक्शन जैसा होता ही रहा है। बड़े हार्डी होते हैं, जल्दी बताते नहीं हैं, तो उनको इंट्रोगेट करना अपने आप में कला है, उससे चीज़ों को निकालना। सबसे खतरनाक लेकिन जो एनकाउंटर्स हुए नक्सल्स के साथ हुए, नक्सल्स में नॉर्मल क्रिमिनल तो आपको देख के ही भागता है ना, लेकिन जो क्रिमिनल नक्सल है वो आपके लिए घात लगा के बैठते हैं, लैंडमाइंस लगाते हैं, चाहते हैं कि आपको किसी तरह से टैक्टिकली उड़ा दें। तो उनको डील करना आसान नहीं था, और रोहतास में मैंने बहुत कठिनाई के साथ उस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। प्रत्येक दिन एक युद्ध के समान था, मुझ पर भी गोलियां चली, मैंने बताई थी। जी जी। और ये चैलेंज की सभी फोर्सेस को भी सुरक्षित रखना और साथ साथ लोगों को भी सुरक्षा के लिए काम करना आसान नहीं था। जी जी। सर, अगला सवाल है कि आप एटीएस से भी रहे हैं, मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस अगर है, क्योंकि भाई बिहार जो है उसको आतंकवादियों का स्लीपर जोन माना जाता है, तो मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए। एटीएस में तो बाद में था, एनआईए में रहा हूँ मैं डिप्यूटेशन पे, और दरभंगा सीनियर एसपी बनने के बाद एनआईए तो गया ही था, लेकिन उससे पहले ही जब एनआईए बनी थी 26/11 के इंसिडेंट के बाद, तभी मेरे मन में भाव जगा था कि नई एजेंसी बन रही, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को इसमें जाना चाहिए, तभी मैंने अप्लाई किया था। तो एनआईए जाने के बाद आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बड़े अच्छे केसेस भी हैंडल करने का अवसर मिला। इंडियन मुजाहिदीन का पूरा इन्वेस्टिगेशन को मैंने लीड किया, और पूरे देश में और विदेशों में भी उसके तार थे, सभी को इन्वेस्टिगेट कर सका, उसके रिजल्ट्स भी आए। अब देखते होंगे कि 2013 के बाद मेनलैंड इंडिया में उस प्रकार की ब्लास्ट अब नहीं होते हैं। जी। तो पूरा नेटवर्क हम लोगों ने ध्वस्त किया था उसमें, और उसके ट्रायल भी हुए, सजा भी हुई है लोगों को। पटना में बोधगया में ब्लास्ट हुए थे, उसको भी मैंने लीड किया था उस समय। तो अनुभव उस प्रकार से प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बहुत मिले, आतंकवाद को बहुत नज़दीक से समझ सका, और क्या आवश्यकता है यदि क्षेत्र को डीरेडिकलाइज करना हो, इस पर भी कई बार हम लोगों ने मंथन किया था, आज भी करता हूँ। मुझे यही लगता है कि जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है उसमें एक पक्ष तो इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि समाज में जो लड़के हमारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं उनको डीरेडिकलाइज करने के लिए भी एक बड़ा प्रयास होना चाहिए। जी जी। सर, तो मतलब अब आप, ये सारे सवाल तो हो गए, अब आपकी थोड़ी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। तो मतलब आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे मतलब क्या करते हैं, ये थोड़ा मतलब। पिताजी के बारे में मैंने बताया, इंडियन ऑयल में जॉब किया करते थे, केमिकल इंजीनियर रहे, बीआईटी सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई की। माता मेरी होम मेकर हैं, एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद बीएड उन्होंने किया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, कोई टीचर नहीं बनी, हम ही लोगों को पढ़ाती रही। तो हम लोग पढ़ के तीनों भाई बहन अच्छे बन चुके। तो हाँ, इतना क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग होती थी और माँ उसमें फिर बड़ा स्ट्रगल रहता था कि यहाँ स्कूल ज्वाइन करें फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो खैर वो एक माता पिता वाली बात हुई। मैं तो, मुझे आप देख ही रही हैं, मेरी बहन अभी MBA कर चुकी है और बैंकिंग सेक्टर में है, नोएडा में है, और छोटा भाई मेरा रेलवेज में है, अभी हाजीपुर में उसकी पोस्टिंग है, इससे पहले फिरोजपुर में थे। ये हमारा अपना परिवार है। मेरी वाइफ भी होम मेकर हैं, पटना विमेंस कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई हिस्ट्री में। बेटी मेरी अभी 12th उसने दिया है और अभी तैयारी कर रही है, मेडिकल में जाने की इच्छा है। बेटा 8th में है। लगभग यही है। रहने वाला मैं बीहट का हूँ, बेगूसराय जिले में। सर, बेगूसराय से याद आया, मतलब बेगूसराय नाम सुन के ही लोगों के मन में कट्टा, अल्टर एरिया, बदमाश, ऐसा मतलब ऐसा क्यों आता है? क्या सच में ऐसा है? मतलब मैं तो देखिए, अभी तो सोचने वाले पर है ना। मैं तो जब देखता हूँ, मुझे मिथिलांचल का वो दृश्य याद आता है जो उपनिषदों का है। तो मैं तो उसी रूप में जब भी गांव जाता था तो उसी रूप में देखता था। राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है, और मेरे अपने दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे जी। 1942 के आंदोलन में जेल भी गए थे। मैं तो इसी रूप में देखता हूँ कि बड़े जिद्दी और संकल्पित लोगों की भूमि है। कुछ ठान लेते हैं तो करते हैं और प्रयास भी पूरा करते हैं। और दिनकर जी की कविताओं में भी आप देखेंगे उसी प्रकार का ओज है। एक व्यक्ति की शक्ति का पूरा उस प्रकार की उसकी व्याख्या है कि व्यक्ति चाहे तो मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बेगूसराय के लोगों में एक
प्रवृत्ति उस प्रकार की जो दिनकर जी भी जिसको व्यक्त करते हैं अपने शब्दों में, जिद करने वाली, चैलेंजेस को लेने वाली और उसके लिए पूरा प्रयास करने वाली, ये मैं देखता हूँ। जी जी। सर आपका ससुराल मतलब कहाँ हुआ? और शादी मेरी हुई है गांव क्योंटा है, वही दलसिंह सराय के पास में है। अच्छा, तो क्या विजय चौधरी सच में आपके रिश्तेदार हैं? मेरी वाइफ के मौसा हैं, अपने अच्छा, मौसा हैं। मतलब आपके वो ससुर ही एक तरीके से लगे। मेरे ससुर कह सकते हैं। हाँ जी जी। सर अब आगे है कि मतलब आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा है सच में? देखिए, मैं किसी संगठन से कैसे जुड़ सकता हूँ, अभी तो सेवा में हूँ। तो सेवा में आप तो किसी संगठन से आपको जुड़ना तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जो भी लोग देश के प्रति रक्षा करना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों से मैं जुड़ा हूँ। जी सर, वैसे लेट्स इंस्पायर बिहार जो है, जिसके बारे में आपने कई बार जिक्र भी किया है, तो उसके पीछे का मोटिव जो है, उसका रूट जो है और ये कब से शुरू हुआ, ये ज़रा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, उद्देश्य है 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार की स्थापना जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और ये तभी संभव है जब एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बिहार में आए, एक एंटरप्रेन्योरशिप की रेवोल्यूशन बिहार में आए, और तभी हम ये कर पाएंगे। इसी के लिए लोगों को जोड़ने का प्रयास, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार है। आज लगभग 2,20,000 वॉलंटियर्स सीधे रूप से जुड़े हैं। 27 फ्री एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं 14 जिलों में, जिसमें कि 22 जो महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में स्थापित है। गार्गी विदुषी महिला थी जो उपनिषदों में जिनका हम उल्लेख पाते हैं, जिनमें क्षमता थी उस समय के सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क महर्षि को भी चुनौती देने की। तो उनको महिलाओं के लिए हमने आदर्श माना बिहार में कि यदि तब ऐसी महिला हो सकती थी तो आज क्यों नहीं, बहुत आगे होनी चाहिए थी। और उनकी प्रेरणा से काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ महिलाओं के द्वारा की जा रही हैं। साथ में एंटरप्रेन्योरशिप में युवा हमारे आगे आए, इसके लिए हम लोग स्टार्टअप समिट्स कई आयोजित कर चुके हैं, आगे भी करने जा रहे हैं। उद्देश्य है कि जो लोग स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम हम लोग बना सकें, ताकि असफल ना हो, बड़ी संख्या में बिहारी युवा सफल हो सकें। और तभी एक लक्ष्य हम लोग ने लिया कि 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। तो एक सीडिंग हो सकती है जो और लोगों को प्रेरित करेगी, और तभी हर प्रखंड में, हर पंचायत में हम लोग स्टार्टअप्स की ओर बढ़ सकेंगे। सर, तो जैसे जिस तरीके से आप इतने सारे काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि मतलब कहीं आप राजनीति की तैयारी कर रहे हो, राजनीति में जाना चाहते हो? देखिए, राजनीति में बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। ईमानदार, निस्वार्थ लोग यदि आएंगे तो बड़ा परिवर्तन निश्चित होगा। लेकिन जहाँ मेरी बात होती, आप समझेंगे या पूछेंगे अभी मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं तो यही देखता हूँ कि बिहार जिस प्रकार से खंडित है जाति और संप्रदाय के नाम पर, तो ऐसे में अच्छे लोगों का आना तो बड़ा कठिन है। और कठिन होने के साथ साथ उनके आने से बहुत फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक समाज में एक बड़ी क्रांति नहीं आए, लोगों की सोच इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठे। यदि आज किसी गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, बिहार का, उसको 2 ऑप्शन आप देंगे, जिसमें एक व्यक्ति योग्य है, ईमानदार है, लेकिन उसकी जाति का नहीं है, और दूसरा व्यक्ति अयोग्य है, सिद्ध रूप से भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसकी जाति का है, तो चुनेगा उसी को जो उसकी जाति का होगा, आंख मूंद के। ऐसी परिस्थिति में बिहार कैसे बदलेगा? अच्छे लोग आके करेंगे क्या? तो जब तक इस मनोदशा को नहीं बदलेंगे और जब तक ये नहीं बताएंगे ऐसा करते रहोगे बेटा, लेकिन बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलना है तो उद्यमिता की क्रांति लानी होगी, शिक्षा की क्रांति लानी होगी, और जाति से ऊपर नहीं उठोगे तो ये संभव नहीं होगा। योग्य लोगों को नेतृत्व देना होगा, जिनके पास विजन हो, जो ईमानदार हो। यदि व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए राजनीति में आएगा तो बिहार का क्या भला करेगा? तो ऐसे लोग चाहिए जो समाज को सब कुछ देना चाहते हो, चाहे किसी जाति को। जब ये भाव जगेगा और लोग योग्य लोगों को चुनना शुरू करेंगे, इसी प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरा यदि कुछ स्वार्थ है तो यही है कि बिहार आगे बढ़े, अपने जीवन काल में बिहार को विकसित देखो। सर, लेकिन अब आप इस अफवाह मानिए या कुछ मतलब चर्चा, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि आप आरएसएस से, मतलब आरएसएस जो है वो आपको मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा? तो मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं लेकिन चर्चा तो है सर। एक निमित्त के रूप में देखता हूँ। मन में इच्छा है बिहार बदले, अपने जीवन काल में बदले, इसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस भाव के साथ कार्य कर रहा हूँ। यात्रा चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इच्छा भी बड़ी स्पष्ट है, जो कर रहा हूँ उसमें भी बड़ी स्पष्टता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो क्या आप इसे अफवाह मानते हैं या चर्चा चल रहा है जो? मैंने तो आपसे ही सुन रहा हूँ, मैं तो निस्वार्थ भाव से बिहार के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्या बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यदि मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने से बिहार बदलने वाला है तुरंत, तो सबसे पहला व्यक्ति होता है मैं राजनीति में चला जाता। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मैंने आपको बताया कि बिहार की जो परिस्थिति है, तो चुनाव लड़ने से अधिक आवश्यक है कि हम समाज को जगाएं। लोग जगेंगे तो राजनीति भी परिवर्तित होगी। तो मैं बड़े लक्ष्य लेकर चलता हूँ। गाँव का नाम भी बीहट है,
जी, बृहत जी। तट गंगा का कहा जाता है, तो सोच भी बड़ी है, छोटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन काल में देखूँ। यदि मैं छोटे सोच लेकर चलता तो शायद बगहा में भी परिवर्तन नहीं हो पाता, रोहतास वैसा ही रहता है। और लेट्स इंस्पायर बिहार भी आज। तो कुछ बड़ा करने की इच्छा मन में है, तभी विदेश की नौकरियां छोड़ के बिहार आया था। जी, जी, उसी ये तो संकल्प है। के साथ आज कर रहा हूँ। जी सर, अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि बिहार का जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कहते हैं कि क्राइम रेट बिहार का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि हाँ मतलब विपक्ष जो है वो सही बात बोलते हैं कि हाँ क्राइम रेट तो बढ़ा है बहुत? देखिए, स्टैटिस्टिक्स की यदि आप बात करेंगी तो क्राइम तो बढ़ा कैसे है, काफ़ी कमी आई है। किडनैपिंग फॉर रैंसम पहले बिहार में होता था, सभी लोग प्रभावित थे। विपक्ष लगातार लेकिन इस चीज़ के बारे में जिक्र स्टैटिस्टिक्स को करते आप देख लेंगे तो आप पाएंगे, देखिए क्राइम पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसमें फिगर्स, क्राइम का बढ़ना एक तरह से, अगर एज अ पुलिस ऑफिसर आप पूछेंगे मुझसे तो ये अच्छी बात है अगर क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, अगर घटनाएं घट रही हो, रिपोर्ट नहीं हो, दर्ज नहीं हो, तो इससे खराब कुछ ये- नहीं हो सकता, फिर बड़े घटनाएं होंगी। तो अगर घटनाएं रिपोर्ट होती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो समय के साथ क्राइम का रजिस्ट्रेशन तो बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी और क्राइम का पैटर्न भी चेंज होता है। अब देखना आपको किस प्रकार का क्राइम हो रहा है ना। यदि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हो रही हैं, आप राह पे निकल रहे हैं, आपसे पैसा छीन लिया जा रहा है, जी जी एक इस प्रकार की इनसिक्योरिटी है, फिर तो बड़ी एक अलग भावना होगी। जी लेकिन आज का जो क्राइम है अलग है, साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ा है, जी, केसेस जी। रजिस्टर हो रहे हैं। तो फिगर्स हो सकता है बढ़ रही हो, उसको आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है बिहार में। एक आम आदमी पहले बिहार में बगहा की यदि बात करेंगे तो शाम क्या दिन में भी निकलना निकलने में डर मुश्किल था। आज अब भयमुक्त होकर आप रात में रोहतास किले पर पिकनिक मना सकते हैं। तो बहुत कुछ बदला है। महिला की भी बात करें तो पहले पुरुष ही घर से निकलने में डरते थे, तो महिलाओं की बात ही महिलाओं छोड़ की दीजिए। तो बात ही छोड़िए तो फिर। अब महिलाएं भी स्वच्छंद होकर बिहार में घूम सकती हैं। जी जी बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस दृश्य को हम लोग देख रहे हैं वो है 2047 का बिहार। उसमें पुरुष हो, महिला हो, 24 घंटे के किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में स्वयं को असुरक्षित महसूस ना करे, इसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। आज भी उससे हम दूर हैं। तो हमें सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जिसका हम उपयोग कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, जितने प्रकार के माध्यम हो सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। इसको करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित महसूस कर सके। सर, अगला सवाल है कि शोभा होटकर जो है वो मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। भाई तो पूरा बिहार जानता है, तो उसमें बताना क्या है। फिर भी सीधी सी आप बात यही है कि जो मैंने उस समय कहा था, तो मैंने सरकार को अपना पक्ष समर्पित किया। कुछ कारण थे जो अच्छा नहीं हो रहा था, और हर व्यक्ति को जब उसके साथ अत्याचार हो या उस प्रकार की बात हो तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसको सह लीजिए शांति या से, तो फिर छोड़ दीजिए, या तो सह लीजिए, कुछ मत कीजिए। गलत हो रहा हो तो गलत को गलत कहना तो पड़ेगा। तो मैं तो बाल्यकाल से चैलेंजेस लेता रहा हूँ, और जब मुझ पे ही ऐसी परिस्थिति आई मैं विचलित हो जाता, तो मुझे लगा नहीं, मुझे कहना चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति विचलित होता है तो कुछ अचानक हो जाता है, लेकिन तब व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर अपना पक्ष सरकार के समक्ष रखा था, और फिर सरकार ने स्वीकृति कर देते हुए मुझे फिर वहाँ से ट्रांसफ़र भी किया। कुछ मैंने वेटिंग में पोस्टिंग भी था, लेकिन फिर पिछले 2 साल से जहाँ पर हूँ बिहार राज्य योजना परिषद में अपना कार्य कर रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल है कि मतलब आने वाले कम से कम 5 से 10 सालों में आप बिहार को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार बहुत आगे जाए। जैसा कि मैंने स्टैटिस्टिक्स की बात की, यदि 15% से भी हम बढ़ते हैं तो 10 साल में बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, जब तक एक औद्योगिक क्रांति की ओर हम लोग नहीं बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमको प्रयास करना होगा। वर्तमान में जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बिहार को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसे तत्व हावी हुए, ऐसे तत्व सफल हुए, तो बिहार का भविष्य 10 साल में तो कुछ बहुत ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। बहुत सच्चाई में कहता हूँ। लेकिन यदि हमारी युवा जगे तो निश्चित है कि 2047 तक एक विकसित बिहार को हम स्थापित कर देंगे। देख सकते हैं हम लोग। निश्चित जी। तो न्यूज़ हार्ट पॉडकास्ट को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बिहार को आगे बढ़ाने की इस यात्रा को लेकर के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बस इसी पॉजिटिव सोच और एनर्जी के साथ हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए सवाल और ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।